हाँ जी, मैंने क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप पानी को आग के ऊपर रखेंगे तो पानी के अंदर क्या होगा कि पानी के अंदर बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि पानी जो है वो हीट ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, आग से हीट ऑब्जर्व करेगा और उसके पार्टिकल हीट लेंगे और हीट लेने की वजह से वो पार्टिकल मूव करेंगे। और इसी तरह मतलब इसका मतलब है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करेगा किसी भी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। वो कहता है कि अच्छा जी, एग्जांपल्स के तौर पे फॉर एग्जांपल इन मेडिकल एप्लीकेशन दी, ये बेसिकली मेडिकल साइंस के अंदर जो है, इन मेडिकल application the operation of the certain diagnostic equipment is designed to locate the heat source tumor infected and वो कहता है कि जब आप जो मुख्तलिफ किस्म के सर्जन होते हैं ना, ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के सर्जन होते हैं और जब ऑपरेशन चल रहे होते हैं, ख़तरनाक ऑपरेशन या कम्प्लेक्स ऑपरेशन, जिस तरह हार्ट का ऑपरेशन चल रहा होता है, कैंसर का ऑपरेशन चल रहा होता है, टीबी का ऑपरेशन चल रहा होता है, उस दौरान जो होता है, या आजकल नज़र का ऑपरेशन चल रहा होता है, तो उस दौरान जो है ना हीट जो मेडिकल है, मेडिकली हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं MRI, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंट। वो बेसिकली हीट प्रोवाइड करती है जो कि ब्लड को डिस्चार्ज होने से, ब्लड को ज़ाया होने से रोकती है, ठीक है। तो इसी तरह इन मिलिट्री एप्लीकेशन the trajectories of heat-seeking missile are controlled to seek and destroy enemy aircraft। वो कहता है कि इसके अलावा जो बेसिकली जो है, जो ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक तो ये है कि आपने अपने जहन में ये बात स्टोर कर लेनी है जी, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन होगा उसके अंदर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ब्लड की मोशन के अंदर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब एक मसाइल है, कोई भी आर्मी ऑफिसर या जंग के दौरान कोई भी आर्मी वाले अपना टारगेट बनाते हैं दुश्मन के जहाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उन्हें ख़ास किस्म का एक मिसाइल यूज़ करना पड़ता है, उसको एक ख़ास किस्म का एंगल देना पड़ता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको ग्रेडियंट के फार्मूलों से ही मिलती है। वो कह रहे हैं द फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट हाउ ग्रेडियंट आर यूज्ड टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। तो आपको ये पता चल, इनसे ये साबित हो रहा है कि जो मैथमेटिक्स है उसकी प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो लिहाजा ये सामने मैंने आपको एक फिगर बनाई है जिसके अंदर एरोप्लेन जो है ये आपको नज़र आ रहा है और ये बेसिकली मिसाइल थ्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये किसके ऊपर थ्रो कर रहा है? ये खास एंगल के ऊपर थ्रो कर रहा है और एक खास स्पीड, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये मूव भी कर रहा है, एक उसने इसको एडजस्ट भी करना है और एक उसने जो टारगेट है वो भी बनाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें के पीछे जो फार्मूले हैं एंगल के या रेट ऑफ चेंज के, वो ग्रेडियंट को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि आज heat seeking particle is located at the point on the flat metal with temperature defined। ये temperature defined है, आपने क्या करना है, find an equation for a trajectory of the particle if it is continuously moving in the direction of maximum temperature increase। बेटा ये आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि ये आपने इक्वेशन निकालनी है ट्रेजेक्टरी पार्टिकल की। ट्रेजेक्टरी पार्टिकल की इक्वेशन निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन इंट्रोड्यूस करा देंगे। अज्यूम दैट the trajectory is presented parametrically, पैरामीट्रिक फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा देंगे। यहाँ पे पैरामीटर t लेंगे क्योंकि मसाइल जब मूव करता है, जो ट्रेजेक्टरी मूव करती है तो उसमें टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे x को t का फंक्शन ले लिया और y को t का फंक्शन ले लिया और जो पार्टिकल का रेफरेंस पॉइंट है वो ये है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है। आगे इस जगह पे एक डिटेल लिखी है कि वो कहता है बिकॉज द पार्टिकल मूव, ये बेसिकली मैंने ऊपर डिटेल में की है कि ये याद रखना है कि जो ये बेसिकली ये एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने एक थ्योरी लिखी है, मैं इसको वर्डिंग में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे ये मैंने आपको बताया था कि जब पानी को आप हीट प्रोवाइड करेंगे ना तो पानी क्या करेगा, अपने पार्टिकल्स की वेलोसिटी को चेंज कर देगा। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा हीट चेंज होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ टेम्परेचर। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी है। वो कहते हैं बिकॉज द पार्टिकल मूव
इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। जितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो पार्टिकल मूव करते जाएंगे। इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट द टाइम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर। वो कहता है कि वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर होगी। जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो लिहाजा एंड हेंस इट्स वेलोसिटी वी एट एनी टाइम t इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, वो किसके इक्वल हो जाएगी। और जब दो वेक्टर, बेटा ये सिंपल है, याद रख लेंगे, वेलोसिटी वेक्टर और ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के निशान को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है। ये जो k है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट दो हैं। अब इस चीज को आपने याद रखना जी, वेलोसिटी कहते हैं टेंजेंट वेक्टर को। टेंजेंट वेक्टर आपको पहले से डिफाइन है, dx by dt प्लस dy by dt। और ग्रेडियंट ऑफ t किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ t बेसिकली होता है टेम्परेचर का। ये बेसिकली ये k है, ये लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, और ये लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बेसिकली टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ ऊपर, ये टेम्परेचर दिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें t x के साथ तो आपके पास -16x आ जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें y के साथ तो आपके पास -4y आ जाएगा। तो मैंने इस वजह से ये -16x और -4y लिख दिया। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास बन रही है। अब इनको कंपेयर कर लें, कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लें, i के कोएफिशिएंट कंपेयर करें, यहाँ से i इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे dx by dt से यहाँ से i कंपेयर करें। इसी तरह यहाँ पे j के कंपोनेंट कंपेयर करें और इनको सॉल्व करें। सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को k को खत्म करें। k को खत्म करने के लिए दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर दें। जब दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे t और t कैंसिल हो गए, आपको मिल जाएगा, देखें ना, dy को डिवाइड कर देंगे, dy by dt को डिवाइड कर देंगे dx by dt से। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये t और dt कैंसिल हो गए तो आपके पास बच जाएगा dy by dx, ठीक है। और राइट और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, ये और इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, ये k से कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल, नेगेटिव से कैंसिल, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आ गया, इसका मतलब है आपके पास जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई, dy by dx इज इक्वल टू 4 ओवर y ओवर 4x, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। और thus we obtain that trajectory by solving the initial value problem। तो ये बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपने क्वेश्चन को जनरेट कर दिया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है बेटा। आपने यहाँ पे डिफरेंशियल की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और ये इनिशियल कंडीशन है, x उसने दिया हुआ था स्टार्ट में कि x जो है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, x उसने दिया हुआ है 3 है और y उसने दिया हुआ है, x उसने दिया हुआ है 2 और y उसने दिया हुआ है 3। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा ये आसान है, मैंने इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा इस तरह। यहाँ पे हम सेपरेबल टेक्निक लगाएंगे। सेपरेबल टेक्निक का मतलब होता है सेपरेट करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करके, ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके यहाँ पे एक कॉमन y का आंसर निकाल लेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए x और y दिए हुए हैं वो वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से c का आंसर आएगा, c का आंसर निकाल के दोबारा y के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपको जो है आपके पास जो पूरे की पूरी इक्वेशन सोल्यूशन है y की फॉर्म में आ जाएगा। दोबारा देख लें, आपके पास ये इक्वेशन है, आपने सबसे पहले इसको सेपरेबल करना है, मतलब x को सेपरेट कर देना है, x वाली टर्म को एक साइड पे लिख देना है इक्वेशन की, y वाली टर्म्स को दूसरी साइड में लिख देना है इक्वेशन की। तो देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड टोटल x से रिलेट है, राइट साइड टोटल y से रिलेट है। अब डेरिवेटिव खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फार्मूले लगे हैं, देखते जाएं, सिंपल फार्मूले हैं, ये सिंपल फार्मूले हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और यहाँ पे मैंने सिंपल है, यहाँ से y का आंसर निकाल लेंगे, लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग ले लेंगे, ये y आ जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कंडीशंस मौजूद है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, बस x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 3 पुट करेंगे। तो जब x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। अब c की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, c की वैल्यू को y की वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे तो ये आंसर है। आगे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आगे मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया हुआ है, अंडर 1/4 रूट को इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको आप कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा।